नमस्कार। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर स्वराज एक्सप्रेस की मेगा कवरेज मोदी की महाविसात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य कई राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे होने वाले कैबिनेट विस्तार में कुल 43 नए पुराने मंत्री शपथ लेंगे। इससे पहले आज सुबह से ही मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देश भर में माहौल बना हुआ है। शपथ ग्रहण से पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ ही दर्जन भर मंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में राजनीति से जुड़े तमाम जानकार ये भी कह रहे हैं कि 2024 के महामिशन यानी लोकसभा चुनाव और उसके पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी के महाविस्तार की ये महाविसात है। वैसे फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि जो 43 मंत्री शपथ लेंगे उसमें किसे कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और कौन राज्य मंत्री बनेगा, किसे किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो चलिए इन तमाम पहलुओं के साथ ही मोदी मंत्रिमंडल के होने जा रहे महाविस्तार पर स्वराज एक्सप्रेस की मेगा कवरेज मोदी की महाविस्तार के सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में आज कुल 43 सांसद शपथ लेंगे, जिसमें कई नए हैं तो कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, पशुपत कुमार पारस, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। नियमों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में अधिकतम 81 मंत्री रह सकते हैं। अभी मंत्रिमंडल में कुल 53 मंत्री थे। इस लिहाज से 28 मंत्रियों के शामिल होने की गुंजाइश थी, लेकिन 12 मौजूदा मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी अब 39 मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। आज जिन 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें कुछ मौजूदा राज्य मंत्री भी हैं, जिन्हें कैबिनेट में प्रमोट किया जा रहा है। तो मोदी मंत्रिमंडल के महाविस्तार पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, जिसमें होंगे राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी होंगे, कमल श्रीवास्तव जी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ से होंगे, के अग्निहोत्री जी होंगे और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत भगत होंगे, अमरजीत सिंह जी होंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे। दिल्ली से जुड़ेंगे अरविंद खोखर, लखनऊ से वंदना रावत, देहरादून से अजय पांडे, भोपाल से निर्मल सिंह बैस और रायपुर से संजय उपाध्याय। सबसे पहले अरविंद जी हमारे साथ हैं। खोखर जी, चलिए सबसे पहले अमर जी आपसे ही सवाल करते हैं कि उत्तर प्रदेश का खासा आपको नॉलेज है, राजनीति के बारे में अच्छी खासी समझ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल माने जनवरी फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं और 7 लोगों को वहां से शपथ दिलाई जा रही है। इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अगले साल चुनाव है जी, और इस बार मोदी मंत्रिमंडल में खास तौर पे आप देखिए कि ओबीसी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है जी। उसके अलावा एक चीज है, जो सहयोगी दल है उनको भी अब साथ लेकर चला जा रहा है। जैसे अनुप्रिया पटेल की बात आई, अपना दल से वो आती हैं, उनको साथ लेके चलना, क्योंकि पिछले जो मंत्रालय था उसमें बड़ी कयास लगाई जा रही थी कि अनुप्रिया पटेल ऐसी हैं जिनको 100% उनको मौका मिलेगा पिछले मंत्रिमंडल में, लेकिन उनको इस बार जाके मौका मिला। तो कहीं ना कहीं वो एक चुनाव की तैयारी वो दिख रही है। इसके अलावा जैसे अजय मिश्रा हैं, वो एक ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा है, उन पे फोकस किया गया है। और इसके अलावा कौशल किशोर हैं, वो भी आपको बता दें मोहनलालगंज से आते हैं और वो एक दलित समाज का एक बड़ा चेहरा है। तो ओवरऑल, और इसी तरह जैसे कि बीएल वर्मा है, ये बोला जाता है पूर्व सीएम जो थे कल्याण सिंह, उनके बड़े निकटस्थ थे और उनको जो शामिल किया गया है। इस तरह से जो समीकरण है, और यूपी में आपको भी पता है कि जातिवाद कितना हावी है, और उस सब चीज को देखते हुए ये मंत्रिमंडल किया जा रहा है। और इससे पहले भी ये दर्शाता है, जो लगभग 10 मंत्री पुराने कार्यकाल में भी उत्तर प्रदेश से ही थे। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो खुद बनारस से लड़े थे, राजनाथ सिंह, हम डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, वो वहां से थे, स्मृति ईरानी जो अपने विपक्षी राहुल गांधी को हराई थी, वो अमेठी से थी, तो जनरल वीके सिंह हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। तो अगर इनको अमर जी अगर इनको ले लिया जाए तो हमें लगता है कि मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, स्मृति ईरानी को, सबको जोड़ लिया जाए तो ये 7 के अलावा है। हाँ, 7 के अलावा ये लगभग 10 लोग हैं और 7 ये मिला के 17 मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश से
हो जाएंगे, जो कि मैं समझता हूं कि इतना होना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं, तो वहां से इतने मंत्री आते हैं, और जिस तरह से चुनाव की जो तैयारी है वो इस मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अमर जी जरा जो गठबंधन में शामिल हैं उनमें उत्तर प्रदेश से निषाद पार्टी का कोई भी प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, अभी जितने लोकप्रिय चेहरे थे उनको, ऐसे तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम मेनका गांधी का पिछली बार आ रहा था, इस बार भी उनको नहीं शामिल किया गया। तो मोदी मंत्रिमंडल तो एक ऐसा है कि जिसको आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किस तरह अनप्रिडिक्टेबल रहता है पहले भी। इस बार जैसे दो नारा दे रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलेगा, औसत जो एज दर है वो 50 के अंदर आ जाएगी, ज्यादातर मंत्री जो है 58 है, और ज्यादातर उसमें 14-15 मंत्री ऐसे हैं जो 50 के अंदर आ रहे हैं। तो अपना दल मुझे लगता है यहाँ मौका मिला है, और अगर आगे सरकार रहेगी तो जैसा आप कह रहे हैं आगे चल के उनको भी मौका मिल सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि मोदी सरकार का जो काम करने का तरीका है उसमें चूंकि निषाद पार्टी ने ऑन स्क्रीन जाकर के कुछ नेगोशिएशन करने की कोशिश की थी, और मोदी जी इस तरह से ब्लैकमेल नहीं होते हैं, ऐसा अग्निहोत्री जी आपको ध्यान होगा, चूंकि योगी मंत्रिमंडल में निषाद पार्टी से जो विधायक वो मंत्री भी थे, लेकिन मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई राज्य सरकार यानी योगी सरकार के अगेंस्ट में ऑन स्क्रीन बयान दिए। जी जी, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यही मैं बताने जा रहा हूँ कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ऑन स्क्रीन नेगोशिएशन करने की कोशिश की थी, और शायद मेरे ख्याल से अमर जी भी सहमत होंगे, इसी कारण मोदी जी ने निषाद पार्टी को इस बार प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, जबकि अपना दल वगैरह सबको दिया है। इस बार वैसे देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में जो भी ऐसा विरोध किया या ऑन स्क्रीन पब्लिकली अगर सवाल पूछने की कोशिश की या अपनी इच्छा जाहिर करने की कोशिश की, तो वो तो पिछले कई सालों में सामने आ गया है कि उनको किस तरह से दरकिनार किया गया। यही एक बड़ी वजह है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अमर जी, एक सवाल और है, जिस तरह से आपने देखा कि ब्राह्मण चेहरा आपने चौधरी हैं, यहाँ से बघेल हैं, भानु प्रताप सिंह हैं, कौशल किशोर हैं, तो ऐसे में ये जो जाति समीकरण बिठाने का प्रयास किया जा रहा है, और एक जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे आए थे अचानक बीजेपी में कांग्रेस से टूटकर, तो ये माना जा रहा था कि उनको भी मंत्रिमंडल में लेंगे, जिससे ब्राह्मण फेस हमारे समझ से जो मिश्रा जी का आपने नाम लिया उससे ज्यादा जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे का था, उनको नहीं लिया। जी देखिए, मैं अभी जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिनकी ज्यादा कयास लगाई जाती है वो जरूर नहीं रहते हैं। जैसे मेनका गांधी की मैंने बात की, बहुत ज्यादा था, हालांकि उनका भी हाल फिलहाल में एक वीडियो आया था जिसमें वो किसी डॉक्टर से बहस कर ली थी और काफी गाली गलौज उन्होंने किया था। मुझे लगता है कि वो इंसिडेंट काफी ज्यादा मैटर करता है, वो हार्डली इसी दूसरी लहर जो कोरोना की थी इसी बीच का वो वीडियो है, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है वो पब्लिकली अगर कुछ उनको नुकसान होता है, जिसको मीडिया में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, उसको वो बहुत ज्यादा माइंड करते हैं, और उसका खामियाजा उस व्यक्ति, उस मंत्री, उस नेता को जरूर भुगतना पड़ता है कुछ। इसीलिए जो आप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यही एक बड़ी वजह है। और ओवरऑल अगर वैसे भी समीकरण देखें, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, फिर वहीं पे 2 डिप्टी सीएम रखे गए, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, तो वो भी एक जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश की गई थी। और इस मंत्रिमंडल से भी ये साफ हो रहा है कि अगला जो चुनाव है उसमें भी ये कोशिश इस मंत्रिमंडल से साफ देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आप दोनों लोगों के पास फिर से हम बहस जारी रहेगी। हमारे साथ दिल्ली से अरविंद खोखर जुड़ गए हैं, लखनऊ से वंदना रावत जुड़ गई हैं, अजय पांडे जुड़ गए हैं देहरादून से। अरविंद जी, सबसे पहले क्या कुछ चल रहा है? लोग पहुंचने लगे होंगे राष्ट्रपति भवन में, क्या अंदर हाल में शपथ होना है या खुले में शपथ होनी है? और आपने तो काफी कुछ जानकारी दे ही दी है कि कौन कौन से नए मंत्री होंगे, वो ऑन स्क्रीन चल रहे हैं, क्या स्थिति है वहां? देखिए, राष्ट्रपति भवन में जिन मंत्रियों का बनना संभावित है वो पहुंचने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये इंडोर होगा या आउटडोर होगा अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उन सभी मंत्रियों के, संभावित मंत्रियों के कराए गए हैं, उनके परिजनों के भी कराए गए हैं जो वहाँ पे जाने हैं। लेकिन अब की बात ये जो उसमें जो संख्या है बेहद सीमित रहने वाली है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है सेंट्रल सेक्रेटरीट का, उसके अनुसार जो उनके अधिकारियों ने बताया कि सीमित संख्या में पास इशू किए गए हैं। तो वहाँ पर जो है अभी होगा थोड़ी देर में। हालांकि जितनी गर्मी दिल्ली में इस समय है उसको देखते हुए लगता नहीं कि आउटडोर कराया जाएगा, लेकिन जिस तरह की मीडिया मैनेजमेंट मोदी सरकार हमेशा करती है, दूरदर्शन की टीम को वहाँ पे 9 कैमरे लगाए गए हैं, तो हो सकता है कि शायद ये आउटडोर कराया जाए।
लेकिन फिलहाल जो जैसे हमारी चर्चा चल रही है उसके अनुसार तो देखिए कि इसके जो बड़ा राजनीतिक मायने है आज के जो मंत्रिमंडल विस्तार है कि इसका केंद्र सरकार का, इसके दो राजनीतिक मायने। तो देखिए जो मोदी सरकार हमेशा कहती रही है सबका साथ सबका विकास, इसमें भी ऐसा विकास है, ऐसा उसमें 57 से 58 जो मंत्री हैं वो एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि ओबीसी SC ST कम्युनिटी से इसमें आ रहे हैं। देखिए पीएम खुद ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। पीएम सहित जो है इस समय 28 मंत्री जो है जो चर्चा है उसमें ओबीसी के हो जाएंगे, 12 मंत्री जो है शेड्यूल कास्ट के हो जाएंगे, 8 मंत्री शेड्यूल ट्राइब के हो जाएंगे। और ये लगता है कि जो मोदी सरकार ने जो गणित बिठाया है जाती है, लगता भी ठीक तीर निशाने में फिलहाल लगता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है, कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिन मंत्रियों को बनाया जा रहा है 12 है या 14 है, क्या चीज शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के 12 हैं या 14 हैं? अभी जो फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार 12 हैं। देखिए अभी क्योंकि मोदी सरकार में सरप्राइज की कमी नहीं रहती, लेकिन फिलहाल जो जानकारी जो मीडिया को उपलब्ध कराई गई है या जो छन के जो जानकारी आ रही है उनके अनुसार जो ना 12 शेड्यूल कास्ट के हैं और 8 मंत्री जो है शेड्यूल ट्राइब के हैं। और अभी जो असली अगर कोई 1-2 मंत्री इधर उधर होता है तो जब 6 बजे शपथ ग्रहण स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी और जो नाम सामने है और जो मंत्रिमंडल की फिलहाल जो मौजूदा शकल बनती दिखाई दे रही है उसके अनुसार 12 शेड्यूल कास्ट के और 8 शेड्यूल ट्राइब के हैं। और जो है 55 मंत्री जो है इसमें पिछड़े वर्ग सहित अनुसूचित जाति जनजाति मिलाकर के होते हैं। 28 मंत्री जो है प्रधानमंत्री सहित ओबीसी के हैं। जी अरविंद जी, क्या आपने जो जिनसे इस्तीफा लिया गया है कुल 14 हैं, खासकर चौंकाने वाले, चाहे हर्षवर्धन जी हो, प्रकाश जावड़ेकर जी हो, निशंक हो, इनके जो इस्तीफा, ये लोग भी क्या राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं? आपने इनका काफिला देखा या इनकी गाड़ी देखी? नहीं, देखिए इनकी जो अभी जो निशंक की जो गाड़ी है वो तो दिखाई नहीं दी। हर्षवर्धन की गाड़ी अभी अब तक यहाँ से जो इनका जो आवास है इनके आसपास से जो हमारे जो साथी मौजूद है उन्होंने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन देखिए जिसमें जो हर्षवर्धन का जो इस्तीफा है, हर्षवर्धन का इस्तीफा निश्चित तौर पर जो कोरोना के दौरान जिस तरह का मिसमैनेजमेंट दिल्ली में खास करके दिल्ली में हुआ ऑक्सीजन को लेकर के, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से हावी हुई ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जो है बैकफुट पे जरूर जाना पड़ा। उसका खमियाजा कहीं ना कहीं हर्षवर्धन ने भुगता है। इसके अलावा एक चर्चा और भी है हर्षवर्धन को लेकर के कि जिस तरह से उनको WHO में उनको एक रोटेशन के तहत जो सीट मिलती है वो भारत के हिस्से में आई थी और उसके चेयरमैन जो है ये हर्षवर्धन ही थे। लेकिन हर्षवर्धन के चेयरमैन रहते हुए भी जो कोवैक्सीन है, भारत की अपनी जो कोवैक्सीन है ICMR के साथ जो बनाई गई है, उसको WHO से अब तक अप्रूवल नहीं आया, तो भी ये भी इनके खिलाफ ये गया है। इसके अलावा जो देखिए अभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 7 साल मोदी सरकार को हुए हैं, 7 साल में हम चौथी बार नया एजुकेशन मिनिस्टर देखने जा रहे हैं। अब तक जो है स्मृति ईरानी रही हैं और वो जावड़ेकर साहब रहे हैं, जो निशंक का भी इस्तीफा हो गया है। हालांकि निशंक का इस्तीफा एजुकेशन पॉलिसी से ज्यादा उत्तराखंड का जो जातीय समीकरण है उससे चलते हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में अब तक जो बीजेपी ने 3 ठाकुर मंत्री दिए वो मुख्यमंत्री दिए हैं और यहाँ पर भी एक ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व देना जरूरी हो गया था, इसलिए अजय भट्ट का यहाँ पे इनकी जगह रिप्लेस किया गया है। लेकिन नया मंत्री इसमें एजुकेशन का कौन बनेगा ये देखने वाली बात होगी। 7 साल में चौथा मंत्री अब हमें मिलने जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, ये RSS के प्रमुख एजेंडा में है और लगातार इसमें बदलाव की कोशिश होती रही है। और जो इतने पुराने इतिहासकार रहे हैं, चाहे इरफान हबीब हो या दूसरे हो, लगातार बीजेपी और इससे जो जुड़े हुए अनुवासिक संगठन है उनके लगातार निशाने पे रहे हैं। तो इसलिए भी एक जो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी जो है कहा जा रहा है ये किया गया। लेकिन और इसके अलावा जो जहाँ तक रविशंकर प्रसाद की बात है, यहाँ से पहले ही कई मंत्री का प्रमोशन हो गया, जिसमें RK सिंह है, तो रविशंकर प्रसाद की उसमें जगह नहीं बनती है। और जिस तरह ट्विटर को लेकर के जो विवाद हुआ है उसमें भी रविशंकर के प्रति कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी थी। जी बिल्कुल। वंदना जी हमारे साथ है। वंदना, उत्तर प्रदेश में चूंकि अगले साल चुनाव है, अगले साल यानी आने ही वाले हैं, ऐसे में भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसा अमर जी ने, हमारे सेक्रेटरी एडिटर ने बताया कि 7 तो नए हैं, बाकी मोदी जी को, स्मृति ईरानी जी को, राजनाथ सिंह जी को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो 10, इससे भी ज्यादा। क्या लग रहा है आपको, इससे कुछ फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? सर बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर मोदी कैबिनेट की बात की जाए, उनके दूसरे कार्यकाल में ये कैबिनेट विस्तार हो रहा है। और पहले उत्तर प्रदेश से संतोष गंगवार थे जो कि बरेली से सांसद थे, लेकिन अब उनसे इस्तीफा ले लिया गया है उनकी उम्र का तकाजा देते हुए। अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूरे 7 सांसद जो कि उनके कैबिनेट में शामिल हुए हैं और एक है जो राज्यसभा सांसद है
हरदीप पुरी, उनको भी इसमें जगह दी गई है। अगर और भी कई लोगों के नाम थे, जैसे रवि किशन है या विनोद सोनकर कौशाम्बी से सांसद है, तमाम लोगों का नाम था। यहाँ ब्राह्मण की बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रही थी अमर जी ब्राह्मण की बात कर रहे थे कि ब्राह्मण फेस को चेहरा दिया जाएगा। वो सही कह रहे थे। सत्यदेव पचौरी जो कि कानपुर से सांसद है, उनका नाम भी आगे आना था कि वो फेस आगे किया, नहीं आया। आखिर फाइनल में जो नाम सामने आए वो 7, जो कि राज्यसभा सांसद वीएल वर्मा है, जालौन से भानु प्रताप सिंह है, लखीमपुर से अजय मिश्रा को जगह दिया गया, ब्राह्मण फेस दिखाया गया, मोहनलालगंज से कौशल किशोर है, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी इस चीज को लेकर अभी कुछ दिन पहले योगी जी भी वहाँ दिल्ली गए थे और उसके अलावा उनके पति को लेकर काफी विवाद चल रहा था कि उनको कोई यहाँ पे मंत्री पद नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं पटेल जो अपना दल है वो कहीं ना कहीं उनसे सफा था, इसलिए अनुप्रिया पटेल को भी यहाँ पे शामिल किया गया। आगरा से एसपी बघेल है, उनका नाम है, महाराजगंज से पंकज चौधरी है और जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद है हरदीप सिंह पुरी, उनका नाम दिया गया है। और अगर उनकी बात की जाए जो संतोष उसकी पंकज चौधरी की बात की जाए, महाराजगंज से जो सांसद है उनकी अच्छी पकड़ है। लोकसभा चुनाव में वो 6 बार उन्होंने चुनाव जीता है, अपने पदों पर वो काम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो अपना दल की वो अध्यक्ष है। 2012 में बराची से रोहनिया सीट से विधायक भी रही है, 2 बार मिर्जापुर सांसद रह चुकी है। 2014 में मोदी मंदिर से अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री रह चुकी है। अगर भानु प्रताप की बात की जाए तो उनका भी काफी अच्छा कानपुर बुंदेलखंड में वंदना ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा चौंकाने वाला नाम है जिनका तय था कि मंत्रिमंडल में आना है और नहीं आ पाए, और इनमें से 7 में से कौन चौंकाने वाला नाम है जो अचानक कहीं उसमें राजनीतिक हलकों में विचार नहीं किया जा रहा था उनके नाम पे और उनका नाम ले लिया गया? ये आगरा से जो एसपी सिंह बघेल है, इनका कहीं कोई नाम नहीं था, लेकिन अचानक से इनका नाम सामने आया है। आगरा से ये सांसद रहे हैं, काफी सक्रिय है, बसपा और सपा में ये मंत्री रहे हैं, राज्यसभा से सांसद भी रहे हैं। 2019 में इन्होंने भाजपा में भी शामिल हुए और आगरा से आरक्षित सीट पर ये सांसद हो गए। तो एसपी सिंह बघेल उच्च शिक्षा प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं जो यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले 2022 में, तो इससे बीजेपी को काफी फायदा होगा, तो इसलिए इनका नाम आया। इसके अलावा इनका वर्तमान सांसद जो उस समय अभी है रामचंद्र कठेरिया, जो है संघ से जुड़े हुए सांसद है, उनका टिकट काट कर इनको सीट दी गई थी, इसलिए इनको आगे किया गया है। इसके अलावा जब सत्यदेव पचौरी का नाम सामने आया था, ब्राह्मण केस की बात अगर बीजेपी कर रही थी, तो उनके स्थान पर लखीमपुर से अजय मिश्रा को सामने लाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले यूपी चुनाव में काफी फायदा होगा। बिल्कुल वंदना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लाइव तस्वीर शपथ ग्रहण की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, जहां ये राष्ट्रपति भवन के माने हाल में शपथ ग्रहण हो रहा है। क्योंकि मास्क सब लोग पहने हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से चेहरा नहीं दिख रहा है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, साथ में हमारे संवाददाताओं से जिन राज्यों से जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, क्या राजनीतिक समीकरण, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा है, हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ से हैं, कृष्णकांत अग्निहोत्री जी हैं, रमेश शर्मा जी जब जल्द जुड़ेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत सिंह है। तो मैं आपको शपथ ग्रहण भी दिखाता रहूंगा, साथ में आपको मैं इस पूरा जो घटनाक्रम है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उसका विश्लेषण भी बताते रहेंगे, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। वंदना, एक बहुत संक्षेप से छोटा सा उत्तर चाहिए। जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे को अचानक इसलिए लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा होंगे और समीकरण बनाने का प्रयास किया गया था, यानी खासकर जो आज से काफी साल पहले मायावती जी ने जो समीकरण दलित और ब्राह्मणों का बनाया था, वो समीकरण ओबीसी और ब्राह्मणों का मिलाकर के योगी जी बनाना चाहते हैं, मोदी जी बनाना चाहते हैं, इसलिए उनको कांग्रेस से लिया गया था। उनका नाम नहीं है। जी सर, बहुत ही अभी बहुत काफी धूम धड़ाके से अभी यहाँ बीजेपी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में उनको अभी ज्वाइन कराया गया। वो लखीमपुर से सांसद निघासन से विधायक थे और कांग्रेस में अच्छी उनकी पकड़ है। उनको जरूर ये था कि उनका नाम होगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी में, तो उनको कहीं ना कहीं उनको शामिल करने का बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल वंदना, हम आपसे फिर से आएंगे। हम एक बार थोड़ा संक्षेप में चले जाते देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हैं। अजय पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अजय भट्ट जी को
मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, क्या समीकरण है कि उनको लिया गया है। हालांकि हमारे खोखर जी ने बताया है कि निशंक समीकरण, ठाकुर और ब्राह्मणों का समीकरण बिठाने के हिसाब से निशंक जी से इस्तीफा लेकर के अजय भट्ट को लिया गया है। अजय भट्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो रानीखेत, जहां से चुनाव लड़ते हैं, वो जब भी चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती है उत्तराखंड में, और जब हारते हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है। ये मिथक भी एक कहा जा रहा है। अजय, मेरी आवाज आ रही? जी 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 हाँ, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 बार विधानसभा चुनाव यहाँ उत्तराखंड में हो चुके हैं, और 2 बार अजय भट्ट जब चुनाव जीते तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, और जैसे ही दोनों बार वो चुनाव हारे हैं, उन दोनों बार बीजेपी की सरकार बनी है। ये मिथक रहा है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में अजय भट्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को 3,39,000 से अधिक वोटों से हराया। ये एक भारी अंतर रहा है, और हरीश रावत एक दिग्गज नेता कांग्रेस के रहे हैं, और उनको हरा करके वो लोकसभा में पहुंचे हैं। अजय भट्ट को लोकसभा में, ये कैबिनेट में जो जगह मिल रही है, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है अजय भट्ट के लिए। हालांकि अजय भट्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, तो इसको लेकर के आम जनता में कोई ज्यादा उहापोह की स्थिति नहीं है, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि अजय भट्ट को ये बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी, क्योंकि एक लंबा उनका भी राजनीतिक अनुभव रहा है, प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। और बीजेपी में सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि जो नेता चुप रहता है, अब अगर कहीं उनको कहीं कोई दिक्कत है सांगठनिक किसी फैसले को लेकर के, या उनको लगता है कि उनके साथ कहीं कोई अहित हुआ है, तो वो अगर चुप रहते हैं तो उसका उनको जरूर फायदा मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई विरोध करता है या अपनी बात को सार्वजनिक मंच पे आकर के कहता है, मीडिया में कहता है, तो केंद्रीय नेतृत्व तो उस बात को गंभीरता से लेता है, और उसका उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। जहां तक ये अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, तो रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, अजय भट्ट कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो एक सामंजस्य की बात है, वो बनाने का प्रयास यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया जा रहा है। जहां तक ब्राह्मण चेहरे की बात कहें, तो दोनों ही चेहरे ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन इस बार पूरी की पूरी कोशिश मोदी कैबिनेट की जो है वो कुमाऊं क्षेत्र को साधने की है, क्योंकि उत्तराखंड में 11 मुख्यमंत्री हुए हैं अब तक, जिसमें से 8 बार गढ़वाल क्षेत्र के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, यानी गढ़वाल क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो कुमाऊं क्षेत्र के बने हैं। तो इस बार अजय भट्ट को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दे करके ये कोशिश किया जा रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र को भी साधा जाए। हालांकि इससे पहले अजय टम्टा को पिछली सरकार में मंत्री बनाया गया था वहां पर मोदी सरकार में, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं दी गई थी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को जगह दी गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निशंक को हटना पड़ रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, इसको लेकर के ज्यादा चर्चा हो रही है। अजय भट्ट को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको लेकर के कम चर्चा है, निशंक को हटाए जाने को लेकर ज्यादा चर्चा है। क्या आपको क्या समझ में आया, क्यों हटाया गया उनको? देखिए, ये कहा जा रहा है कि हालांकि अभी तक जो बातें सामने आई है कि निशंक स्वास्थ्य कारणों की वजह से मंत्रिमंडल से खुद हटना चाहते हैं, और वो खुद हटे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है, क्योंकि निशंक का जो हमेशा ये मानना रहा है, जिस तरह से निशंक लगातार कुर्सी को लेकर के एक अपनी नीति अपनाते रहे हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनको एक स्थान मिले, एक उपलब्धि मिले, उस पर वो प्रयास करते रहे हैं। तो अचानक अगर वो कुर्सी छोड़ रहे हैं, हट रहे हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसको लेकर के यहाँ लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। तो कहा जा रहा है कि पहले वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद, जिस तरह से भारी बहुमत के साथ बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई थी, तो उस समय वो प्रयास उनका अभी जब मुख्यमंत्री आज के 2 बार बदले गए हैं, तो भी ऐसा चल रहा था कि निशंक जी फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी भी चर्चा थी।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निशंक जी अब पूरी कोशिश में जुटे रहे। यहाँ पर उत्तराखंड में भी उन्होंने अपने जो समर्थक थे उनको यही बताया था कि इस बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो लगातार दोनों बार उनके जो प्रयास हैं वो सफल साबित नहीं हो पाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तमाम चीजों को देखता है। वो ये चलिए अजय जी, निश्चित तौर पे निश्चित अजय जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मैं आपके दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि वहां सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे राष्ट्रपति भवन से, अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा अभी मैंने मास्क के कारण पहचान में तो नहीं आ रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहली पंक्ति में बैठे हमको जरूर दिखे हैं। अनुप्रिया जी दिख रही हैं, हम आपको बताते रहेंगे। और अभी देखिए ये सिलसिला, अभी जो नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं सिलसिला जारी है, आते जा रहे हैं लोग, देखते जा रहे हैं। हमारे साथ निर्मल सिंह बैस हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। निर्मल, संक्षेप में जानना चाहेंगे, यहाँ से दो मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वीरेंद्र कुमार खटीक, टीकमगढ़ से 6 बार के विधायक, 6 बार के सांसद, पहले सागर से भी सांसद रहे हैं वो, फिर उसके बाद टीकमगढ़ से रहे हैं। एक तरह से अजेय कह सकते हैं उनको फिर से लिया गया है। पिछली बार उनको राज्य मंत्री बनाया गया था, स्मृति ईरानी जी कैबिनेट मंत्री थी। इस बार क्या लग रहा है इनको? वीरेंद्र जी का, खैर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तो समझ में आ रहा है, वीरेंद्र खटीक जी का अचानक पहले जबलपुर सांसद का नाम चल रहा था कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन खटीक जी को निमंत्रण मिला। निर्मल। बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सीनियरिटी है वीरेंद्र खटीक की वो काफी ऊंचाई पे कह सकते हैं इस समय है। और मैं आपको बता दूं कि मोदी मंत्रिमंडल वो पहले भी 2017 में शामिल हुए थे, और उनकी सीनियरिटी को देखते हुए ही 2019 में जो शपथ ग्रहण था मोदी मंत्रिमंडल का, उसमें प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाने का दायित्व भी जो है वीरेंद्र खटीक को दिया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वीरेंद्र खटीक ने शपथ दिलाई थी। तो जाहिर सी बात है कि उनका कद को तो कम आंका नहीं जा सकता, और यही वजह है। दूसरी सबसे बड़ी और अहम वजह यह मानी जा रही है कि थावरचंद गहलोत क्योंकि रिजर्व क्लास से आते हैं, तो वो चीज पूरी हो जाएगी इनके मंत्रिमंडल में एडमिशन से। और तीसरी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो खासा महत्व रखता है विधानसभा का, और टीकमगढ़ चूंकि उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिला कहा जा सकता है, तो वो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं उठाया जाएगा। और वीरेंद्र खटीक जैसा कि सभी जानते हैं अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। जी, सादगी के लिए निश्चित तौर पे वो अपने क्षेत्र में साइकिल से चलते हैं, स्कूटर से भ्रमण करते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी। क्या आपको लगता है वीरेंद्र खटीक पिछली बार राज्य मंत्री थे, इस बार कैबिनेट का मंत्री का पद शपथ ले पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको उनकी वरिष्ठता बताई है और जिस हिसाब से उनका ओरा बताया है, और क्योंकि एक बार वो राज्य मंत्री रह चुके हैं, और इस बार भी जो राज्य मंत्री फिलहाल मौजूद हैं मोदी कैबिनेट में, उनको भी प्रमोट किया गया है। तो इस बात की पूरी संभावना है, इस बात में कहीं कोई शक की गुंजाइश नजर नहीं आती, और इस बार उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल निर्मल, हम आपके पास फिर से आते रहेंगे। वंदना आपके पास हम फिर पहुंचेंगे, अजय पांडे जी आपके पास आएंगे, वीरेंद्र अरविंद खोखर जी आपके पास आएंगे, पल पल की खबर लेते रहेंगे। आगे क्या हो रहा है, जो मंत्रियों शपथ ले रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में क्या चल रहा है। हमारे साथ मैंने पहले ही बताया था कि विशेष पैनल हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास महा कवरेज में। एक बार फिर से अमरजीत जी आपसे फिर जानना चाहेंगे कि ये मुझे नहीं लगता है, देखिए राज्य की राजनीति अलग होती है, केंद्र की राजनीति अलग होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लेने से राज्य में कोई बहुत बड़ा विकास वो कर देंगे, बड़ा कुछ काम हो जाएगा, राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे, ऐसा देखने में कम मिलता है। फिर भी इससे कितना फर्क पड़ेगा? ये देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे उसमें एक फर्क तो पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो संख्या है वो बड़ी है, 17 के लगभग मंत्री हो जाएंगे, ये 7 अगर हम मिला दें। और जो जिस तरह मैंने बोला बड़े बड़े चेहरे आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की हम बात करें, स्मृति ईरानी है, और वहीं हम राजनाथ सिंह की बात करें, और मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें, तो ये सारे लोग हैं जो वहां पे रहेंगे, तो एक जाहिर तौर पे एक बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि चुनाव का माहौल है। और जो दूसरी लहर में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें काफी ज्यादा लोग आहत हुए हैं, और ये एक दुष्प्रभाव पड़ रहा था पार्टी की छवि के लिए। और इसको जो डैमेज कंट्रोल करने के रूप में मुझे लगता है कि अगर ज्यादा संख्या होगी, और एक चीज और मैं देख रहा था कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं अलग अलग जगह से और जो पहले भी हैं, तो लगभग हर 200 से 250 किलोमीटर का जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा दायरा है उसको कवर कर रहे हैं।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं भी पड़ सकता है, भले ही राज्य में बहुत ऐसे भी बड़े चेहरे हैं जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो ये चेहरे हैं, जैसे राजनाथ सिंह की हम बात करें तो यूपी में बड़े अच्छी खासी उनकी पकड़ है। और भी नेताओं की ऐसी बात करें, अनुप्रिया पटेल को जिस तरह से शामिल किया गया है, जैसा मैं बोल रहा हूं कि सहयोगी दल को भी अब प्रेफरेंस दी जा रही है, दलित नेताओं को भी प्रेफरेंस दी जा रही है, इसके अलावा ब्राह्मण समाज को भी फोकस किया जा रहा है, और जो ओवरऑल पूरा जो ग्राफ है पूरे उत्तर प्रदेश को कवर किया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और आप भी इत्तेफाक रखेंगे अगर हम बात करें त्रिपाठी जी की, जिस तरह से टीम बना के या जोन वाइज काम करती है बीजेपी, उसमें जब चुनाव के दौरान इसकी एक अहम भूमिका सामने आएगी। जब ये 17 लोग में से मान लें प्रधानमंत्री तो उतना ज्यादा अपने ही क्षेत्र पे फोकस करेंगे और ओवरऑल देश को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग होंगे वो क्षेत्र में जब जोन वाइज बांटेगी बीजेपी इनको, जैसे कि जिम्मेदारी देती है, उसमें ये अहम भूमिका रहेगी इन 17 मंत्रियों की। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, मतलब कि 250 किलोमीटर के रेंज में वो कौन मंत्री होना, तो मतलब क्षेत्रीय संतुलन भी बनाया जा रहा है, जातीय संतुलन भी बनाया जा रहा है और राजनीतिक संतुलन भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या सफल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामान्य तौर पर देखा गया कि जातीय समीकरण ज्यादा हावी रहते हैं न कि क्षेत्रीय? ये तो बात एकदम साफ है, और इसीलिए हम पहले भी देखते आए हैं कि वहां पहले सपा रही है, उसके पहले बसपा रही है, तो जाति समीकरण तो एक बड़ा फैक्टर रहा ही है, और जाहिर तौर पे इस चुनाव में भी, आने वाले 2022 के चुनाव में भी इसको फोकस किया जाएगा। बिल्कुल अमरजीत जी, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा, हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। बाबूलाल जी, अचानक बहुत सारे लोगों से तो खैर इस्तीफा लिया गया, 14 लोगों से इस्तीफा लिया गया। प्रकाश जावड़ेकर, निशंक जी और रविशंकर प्रसाद, बड़ा चौंकाने वाला नाम है जिनसे इस्तीफा लिया गया है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि इन एक्सपीरियंस लोगों से सांगठनिक कार्य लिए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कभी चुनाव आते हैं तो बड़ी गंभीरता से लेती है उसको, और अपनी रणनीति बड़ी मजबूत बनाती है। उसमें संघ का सहयोग भी उनके साथ मिलता है, संघ से उनकी आपसी बातचीत होती है और उसके हिसाब से वो लोग तय करते हैं। निश्चित रूप से ये जो बड़े नाम जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जैसे दिल्ली और यूपी के खास केंद्रित करके, फोकस करके ये कुछ निर्णय हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन का संभवतः मुझे लगता है दिल्ली में बड़ा काम लिया जाएगा, और रविशंकर प्रसाद और अन्य जो लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो है ऐसा, उनको ये तो छोड़ नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी रणनीति ऐसी है कि जो 5 चुनाव है, 5 चुनाव की जिम्मेदारियां जो है वो बड़े रूप में इन लोगों के ऊपर दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये सफल राजनीतिज्ञ हैं और रणनीतिकार लोग हैं, और ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगे, ऐसा सोच जो है भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। जी, छत्तीसगढ़ से आपके प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, एक ही है छत्तीसगढ़ में। 11 में से 9 सांसद दिए छत्तीसगढ़ ने। या कल ही मैंने आपके चैनल में इस बात को बताया था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी सांसद को मौका मिलेगा। रेणुका सिंह एक नाम के लिए जो है उसको जी, और वो भी कोई काम छत्तीसगढ़ के अंदर में कहीं नाम तक उसका कभी छपता नहीं है। तो वो केंद्रीय मंत्री, आपने जो अभी कहा ना कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, वास्तव में कुछ नहीं कर पाते जी। ये नाम के राज्य मंत्री वाली स्थिति है, और क्या कर पाएंगे, अपने सरगुजा क्षेत्र में ही सक्रिय रहते हैं। छत्तीसगढ़ का कहीं उन्होंने किसी दूसरे क्षेत्र में दौरा अभी तक किया नहीं, और नाम जो है वो पुराने समय का जो नाम है, जब वो विधायक हुआ करती थी और तब के नाम को लेकर के वो बुला रही है। बाकी कुछ अभी उनका काम ऐसा दिखाई नहीं दिया कि वो केंद्रीय मंत्री के रूप में कुछ कर पाए। जनजातीय मामलों में जो है बहुत कुछ करने के लायक उनके पास है नहीं, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है राज्य की है जी, काफी अच्छा उनका ग्रामीण क्षेत्र में उनका प्रभाव है, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है वो, लेकिन उनको करना चाहिए। निश्चित रूप से जब राज्य सरकार उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रही है तो उससे ऊपर की लकीर खींचने के लिए उनको सक्रिय होना चाहिए। जी,
रोहित शर्मा जी, मध्य प्रदेश से दो नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनने अपने सहयोगी जो उनके साथ गए थे उसमें से 12 मंत्रियों को शपथ दिलवा देना, मध्य प्रदेश में मंत्री बनवा देना। फिर ऐसा लग रहा था कि उनको मंत्रिमंडल में तो शामिल किया जाएगा, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या थोड़ा सा और महत्व, लेकिन कुछ ज्यादा ही महत्व देकर के सिंधिया जी को लाया जा रहा है। इसका क्या मायने निकाला जाए आने वाले राजनीतिक समीकरणों को, आने वाले विधानसभा 2023 को लेकर? मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि सिंधिया ज्योतिरादित्य जी या सिंधिया परिवार मध्य प्रदेश की राजनीति में सदैव महत्वपूर्ण रहा है। सरकारें बदली भी हैं तब भी उनका महत्व मालवा क्षेत्र में और मध्य भारत क्षेत्र में कभी नहीं बदला। तो फिर जिस तरीके से वो आए हैं और ये जो सरकार अभी मध्य प्रदेश की है, स्वाभाविक रूप से इसकी जो आधार है वो माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं। ऐसी स्थिति में उनको जो वादा उनसे संभवतः किया गया था, ऐसी स्थिति में उनका मंत्रिमंडल में आने की एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी, तो जो अब उनको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ के राजनीतिक समीकरणों के देखें तो इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा बदलाव की स्थिति नहीं दिख रही, क्योंकि मध्य भारत क्षेत्र में और मालवा के कुछ क्षेत्र में उनका जो प्रभाव है, अगर वो मंत्री बनते तब भी उनका प्रभाव था और ना भी मंत्री बनते तब भी उनका प्रभाव था। तो मोटे तौर पर ये इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन तो देखने को अभी नहीं मिलेगा। उनके मंत्री बन जाने से कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को उत्साह आएगा और इन सब का लाभ अभी जो ठीक है कि अभी नहीं हो रहे हैं चुनाव, लेकिन अभी पहले लोकल सेल्फ के चुनाव जो होंगे और 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें पार्टी को उसका लाभ तो मिलेगा। देखिए, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ राष्ट्रपति जहाँ सर्वदानंद सोनोवाल शपथ ले रहे हैं। as may be required for the due discharge of my duties as such minister. सर्वदानंद सोनोवाल जी शपथ कर रहे हैं, वो जो शपथ पत्र भरा जाता है उसमें, और आपको अभी देखा कि मोदी जी बैठे थे, आगे निर्मला सीतारमण जी थी और सर्वदानंद सोनोवाल सबसे पहले शपथ ले, मतलब काफी सीनियरिटी में उनको लिया गया है, मंत्रिमंडल शरीक किया गया है और वो अभिवादन कर रहे हैं। अभी सबसे बीरेन्द्र खटीक जी दिख रहे हैं, हमें लग रहा है बीरेन्द्र खटीक जी इस तरह सामने दिख रहे हैं तो वो उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको शपथ दिलवाई जा सकती है। ये वीरेंद्र कुमार जी टीकमगढ़ से सांसद मध्य प्रदेश की शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर शपथ लेने में तय है कि उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वीरेंद्र कुमार सिंह खटीक ने भी शपथ ली है। मैंने पिछली बार राज्य मंत्री थे और इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अग्निहोत्री जी, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, अगला नाम लिया जाए तो देख लूं किसका नाम लिया जाता है। ये उस शपथ पत्र पे उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, यानी मंत्री बन गए हैं मोदी मंत्रिमंडल का ज्योतिरादित्य सिंधिया।